लोग इस वीडियो में हम लोग जो है डाई इलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर देखने जा रहे हैं इन एक्सटर्नल फील्ड। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि कंडक्टर का बिहेवियर एक्सटर्नल फील्ड में कैसा होता है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स होता क्या है। तो डाई इलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको इंसुलेटर भी हम लोग कहते हैं। दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर अनलाइक कंडक्टर। जैसे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर के रूप में, उस तरह से यहाँ डाई इलेक्ट्रिक्स में इस तरह का कोई जो है चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओके, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक्स इज प्लेस्ड in an external electric field, the external electric field induces dipole moment by stretching or reorienting molecules of the dielectric। जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को, जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, उसको जब आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये फिगर के द्वारा देखने जा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स भी दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है मेरा नॉन पोलर और दूसरा हो सकता है पोलर। एक नॉन पोलर एक पोलर, जो कि इसमें ऑलरेडी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज के सेंटर जो है वो आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है ऑफ ईच मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसके जो है ऑलरेडी हर मॉलिक्यूल का जो है डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। ओके, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जब हम या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को या पोलर मॉलिक्यूल्स को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसको देखिए, नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। स्ट्रेच हो जाने का मतलब क्या है कि इसका नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाता है, यानी उसमें इंड्यूस हो जाता है। डाइपोल मोमेंट उसमें हर मॉलिक्यूल में इंड्यूस हो जाता है बाय, और ये कैसे होता है, तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इज डेवलप बाय स्ट्रेचिंग। ये मॉलिक्यूल को खींचने से ये डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है। जबकि पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी इसके हर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि ये रैंडम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। जब हम एक्सटर्नल फील्ड में इसको नहीं रखते हैं, जब एक्सटर्नल फील्ड इक्वल टू जीरो है तो ऑलरेडी ये क्या होता है ना कि ये जो है रैंडम डायरेक्शंस में जो है अरेंज रहते हैं। कोई मॉलिक्यूल इस तरह का, कोई ऐसे, ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखते हैं पोलर मॉलिक्यूल को, तो इसके सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट हैं वो उसी डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं उसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से वो अरेंज हो जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है, जो रिजल्ट नतीजा ये होता है कि यहाँ पर जो है एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, और इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इस तरह से केस है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि द एक्सटर्नल फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग इन द केस ऑफ नॉन पोलर और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा होने पर होता क्या है। दरअसल क्या होता है कि जिसका जो कलेक्टिव इफेक्ट है ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स, the collective effect of all the molecular dipole moments is the net charge appears on the surface of the dielectrics। जैसे कि आपको हम ये फिगर में दिखा रहे हैं,
जब ये तो मैं एक दो ठो मॉलिक्यूल ऐसे ही समझाने के लिए दिखाया था, वैसे एक दो मॉलिक्यूल नहीं, ये तो पूरा का पूरा जो है फील्ड रहते हैं, है ना, क्लोजली पैक्ड रहते हैं ये। तो ये जब इस तरह से अरेंज हो जाएंगे एक्सटर्नल फील्ड में, जब ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे तो इसका नतीजा क्या होगा कि एक नेट चार्ज जो है, देखिए इस फेस में क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, और इस फेसेस में देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है ना। तो कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इज नेट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ओके, सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और उसका रिजल्ट क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस इन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप कर जाता है, विच अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। ऐसा केस तो हमारा जो है कंडक्टर में भी हुआ था, कंडक्टर के केस में भी ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स भी जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सब के सब जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये फेस जो है नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, जिससे उसमें भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इज नेट चार्जेज ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक which produces an internal electric field that opposes the external field। यहाँ पे प्लस चार्ज अपीयर हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज अपीयर हो गया। इसका रिजल्ट ये होगा कि इसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जो कि एक्सटर्नल फील्ड को वो अपोज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन तब तक होता रहता है जब तक कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाता है। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि इंटरनल फील्ड जो इस यहाँ पे डेवलप जो होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से कम ही होता है। यानी इसका मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो इंटरनल फील्ड जो डेवलप होता है यहाँ पर वो केवल क्या करता है कि कैंसिल, एग्जैक्ट कैंसिल तो नहीं कर पाता है, एक्सटर्नल फील्ड को एग्जैक्ट कैंसिल नहीं कर पाता है, बल्कि उसको रिड्यूस कर देता है, उसके मान को, एक्सटर्नल फील्ड के मान को कम कर देता है। ओके, अनलाइक ए कंडक्टर, however the opposing field, internal field जो है does not exactly cancel the external field। उसमें कंडक्टर में तो पूरा ही कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। द अपोजिंग फील्ड इंटरनल जो है डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड, इट ओनली रिड्यूसेस द एक्सटर्नल फील्ड, शो इट्स बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्टर। सो इसका बिहेवियर जो होता है कंडक्टर से डिफरेंट होता है। ओके, ए नेट डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस in the dielectric in the presence of external field। एक नेट डायपोल मोमेंट इसमें डेवलप हो गया है कि नहीं, इंड्यूस डायपोल मोमेंट यहाँ पे डेवलप हो गया, और डाइलेक्ट्रिक्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में इसमें जो है डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका एक फेस जो है नेगेटिव हो जाता है और एक फेस जो है पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि जस्ट एक्सटर्नल फील्ड को तो कंडक्टर की तरफ बिल्कुल कैंसिल तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करके उसके वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। यानी उसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड। ओके, अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। अब ये जो है टर्म्स जो है फिजिक्स का, ये टर्म्स ये थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, तो ये याद रखिएगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो डायपोल मोमेंट जो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम लोग पोलराइजेशन कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और पोलराइजेशन P का मान जो होता है ना, वो याद रखिएगा
कि वो होता है काई ई कैपिटल ई, काई ई ग्रीक वर्ड, ग्रीक ये लेटर है काई ई फॉर इलेक्ट्रिक और कैपिटल ई इज द एक्सटर्नल फील्ड वेयर काई ई इज कांस्टेंट विच कैरेक्टराइज द डाइलेक्ट्रिक। ये काई ई जो होता है वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आप लिए हो ना उसको कैरेक्टराइज करता है, यानी अलग अलग मटेरियल के लिए काई ई का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी, ओके। और एक बात यहाँ पे नोट याद रखिएगा, नोट में अभी हम लोग देखें कि जब ये डाइलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल फील्ड में जब हमने रखा तो क्या हुआ, ये वाला फेस नेगेटिव, यहाँ इस फेस पे नेगेटिव चार्ज अपियर हो गए, इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज अपियर हो गए, इसके अरेंजमेंट की वजह से, हर एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होने की वजह से। तो इसमें इंटरनल फील्ड एक प्रोड्यूस हो गया जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ई कैपिटल ई इन, इंटरनल, और ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अगर मैं जानना चाहूँ कि इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, और इसका मान कितना होता है तो आप याद रखिएगा ये मान इक्वल टू होता है, ये जो ई नेट होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो होता है ई एक्सटर्नल अपॉन के, यानी 1 अपॉन के टाइम्स द एक्सटर्नल फील्ड। जहां पर के को क्या कहते हैं हम लोग, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऐसे वैक्यूम के लिए जो है के का मान 1 लेते हैं और एयर का भी लगभग 1 लेते हैं, लेकिन 1 होता नहीं है इसका, ठीक है, 1 से स्लाइटली ग्रेटर होता है। लगभग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1.00059 होता है। हम आपको कैपेसिटर को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैपेसिटर आखिर होता क्या है। ऐसे तो कैपेसिटर्स का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस का नाम है कि जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अब ये जरा देखे कैपेसिटर्स को, उसका थोड़ा सा कैसे थोड़ा आइडिया कि क्या होता है, किस तरह से वो चार्ज को स्टोर करता है, तो वो देखिए आप। मान लीजिए कि हम दो यहाँ पर जो है 2 ठो स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, एक बड़े रेडियस का एक छोटे रेडियस का, ठीक है। एक ग्रेटर माने लार्जर रेडियस का हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं, एक स्मॉलर रेडियस का कंडक्टर ले रहे हैं, और दोनों पे हम इस पे जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, दोनों पे यहाँ पे प्लस क्यू दे रहे हैं और यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू दे रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल प्लस क्यू और यहाँ पर स्मॉल प्लस क्यू, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए इसका पोटेंशियल अगर मैं निकालूँ ऑन द सरफेस, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो V1 इक्वल टू इसका पोटेंशियल लिख रहे हैं 1/4πε0 Q अपॉन R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस। और जबकि इसका मैं अगर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूं V2 तो वो लिखा है 1/4πε0 स्मॉल q बाय स्मॉल r, ओके। अब अगर मैं सपोज करिए कि मैं अगर इफ यू वांट टू चार्ज दिस 2 कंडक्टर बाय सेम पोटेंशियल, अगर मैं सेम पोटेंशियल से इनको दोनों को चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं V1 बराबर V2 लिख दूँ अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो, ओके। टू चार्ज द स्फेरिकल कंडक्टर विद द सेम पोटेंशियल, तो V1 इक्वल टू V2 लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं 1/4πε0 Q कैपिटल Q बाई कैपिटल R इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल q बाय स्मॉल r। तो ये 1/4πε0 को तो कैंसिल कर दिए। अब यहाँ से देखिए क्लियर क्या बचता है, Q बाई R इक्वल टू स्मॉल q बाय स्मॉल r। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है कि कैपिटल R का मान जो है स्मॉल r से ग्रेटर है, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, सो देयरफॉर कैपिटल Q मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल q,
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेम पोटेंशियल से ही इसको चार्ज करने के लिए जिसका रेडियस बड़ा है उसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, और जिसका रेडियस कम है उसको कम चार्ज देना होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्फेरिकल कंडक्टर का स्मॉलर रेडियस है, उस कंडक्टर की कैपेसिटी जो है टू स्टोर द चार्ज वो कम है, और जिस कंडक्टर का रेडियस ज़्यादा है, जिस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस ज़्यादा है, उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटी है टू स्टोर द चार्ज इज लार्जर। यानी स्फेरिकल कंडक्टर विथ लार्जर रेडियस हैज द लार्जर कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। यानी कि इस तरह से देखें कि यहाँ पर कि इस चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी जो है वो बड़े रेडियस का, यानी कि इसका मतलब है साइज वगैरह पे भी डिपेंड करता है। और कैपेसिटर क्या है, ये इस डिवाइस को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेरा एक डिवाइस है टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप कि अब इतनी सी बात को समझने के बाद आप ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर हम सिंगली क्या देखें, वो तो स्फेरिकल माने वहाँ पर लिए स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ पर कोई मैं एक प्लेट टाइप का कंडक्टर ले रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं है, कोई पैरेलल प्लेट टाइप का ही कोई कंडक्टिंग मटेरियल का प्लेट ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कि जब हम इसको चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ऐसे हमने स्फेरिकल वाले में भी देखा था, स्फेरिकल वाले में आप देखें तो इसमें भी आपको क्लियर पता है। ये देख रहे हैं कि अगर भी को मैं कांस्टेंट कर दूं, कि कैपिटल आर को कांस्टेंट कर दूं, तो यहाँ देखिए भी और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्यू का मान जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे भी का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही हम इसके भी को बढ़ा सकते हैं। उसके आगे अगर बढ़ाओगे तो इसके चार्ज जो है एयर में लीक करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दोनों भी और क्यू जो है आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम एक कंडक्टिंग प्लेट टाइप का जो है एक प्लेट टाइप का कंडक्टर अगर हम लेते हैं और इसको जब हम लोग इसको चार्ज देते हैं, व्हेन चार्ज क्यू इज गिवन टू अ कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल राइज। इसका पोटेंशियल क्या होता है, राइज होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, जो कि उस स्फेरिकल कंडक्टर वाले के पोटेंशियल से भी उस फॉर्मूले से मैंने देखा। ठीक, भी इज डायरेक्टली, जो जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देंगे आप इसका पोटेंशियल उतना राइज करता जाएगा। ठीक है ना, बट एक लिमिट तक ही आप इसके पोटेंशियल को राइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो जैसे ही कोशिश करोगे ये सारे चार्जेस जो होते हैं एयर में लीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, ओके। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ Q बराबर, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल का साइन जो है ना, इसको हटा करके Q इक्वल टू लिखिए यहाँ पे C इंटू भी। तो इस C को हम लोग, जो ये C है ना, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर का वो कैपेसिटेंस है। ओके, और इसका एसआई यूनिट जो होता है, कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है वो है फैराड कूलाम पर वोल्ट। 1 फैराड इक्वल टू होता है 1 कूलाम पर वोल्ट। दिस इज वेरी 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 लार्ज यूनिट, बहुत ज़्यादा ये बड़ा यूनिट होता है। तो इसलिए हम लोग स्मॉलर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रो फैराड, पिको फैराड। वो फैन वगैरह में जो लगा रहता है ना कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल टाइप का, वो पिको और माइक्रो, इसमें नैनो, ये सब में होता है वो। ये बहुत बड़ा बिग यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है, तो छोटे इस यूनिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। और कैपेसिटर अब क्या है, तो कैपेसिटर को तो हमने आपको समझा दिया कि कैपेसिटर क्या है। वो कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर मैं जानना चाहूँ कि जरा कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो देखिए मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैं एक कंडक्टिंग प्लेट मैंने ले लिया, और इसको जब मैं Q डैश चार्ज में दे रहा हूँ, तो इसका पोटेंशियल V हो जा रहा है।
ओके, एक सिंगल मैं लिया था, सिंगल कंडक्टिंग प्लेट लिया था, और इसको जब मैं क्यू डैश चार्ज में दे रहा हूँ तो उस समय इसका पोटेंशियल भी हो जा रहा है। अब क्या करते हैं कि ठीक इसके नियर में एक दूसरा जो है कंडक्टिंग प्लेट को हम इसके नज़दीक रखते हैं, इस प्लेट के नज़दीक। ओके, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब आप रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके जो नियरर फेस हैं ये इस फेसेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे और इसके अपोजिट ये वाले फेसेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करें कि इस प्लेट को आप इसका जो बाहरी ये वाला जो सरफेस है इसको अर्थ कर दीजिए। ओके, तो अर्थ करेंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज ही अर्थ में नहीं जाता है, बल्कि अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल करके इसके पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब देखिए केवल यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज रह गया और इसके इनर वाले फेसेस पे नेगेटिव चार्ज रह गया। अब ये इनर वाले फेसेस पे इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ प्रोड्यूस करेगा। ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल जो है वहाँ पर वो प्रोड्यूस करेगा। ओवरऑल क्या होगा, इसका पहले पोटेंशियल भी था और इंडक्शन के वजह से जब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज को जब हमने वो अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से ओवरऑल इसके पोटेंशियल क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे पोटेंशियल जब इसका डिक्रीज कर जाएगा तो फिर इस पोटेंशियल के इक्वल इसका पोटेंशियल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज को यहाँ पर हमको देना होगा। यानी कि इसका मतलब है कि इस प्लेट के रख देने की वजह से इस प्लेट का जो है कैपेसिटेंस जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। यानी पहले की अपेक्षा जब ये एक सिंगल आइसोलेटेड प्लेट लेकर के मैं जब चल रहा था तो उस समय केवल मैं क्यू डैश चार्ज को ही इसमें स्टोर कर पा रहा था, लेकिन जब इसके नियर में एक दूसरा हम पैरेलल प्लेट को जब रख दिए कंडक्टिंग प्लेट को तो उस वजह से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया और मैं कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज को इसमें स्टोर कर पा रहा हूँ जिससे कि इसका पोटेंशियल फिर भी के बराबर हो जाए। ओके, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इसका डिक्रीज कर गया ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। सो फर्दर मोर चार्ज इज गिवन टू इट टू मेक इट्स पोटेंशियल इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल भी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लेट के रख देने की वजह से इसका जो चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो इसके अपेक्षा सिंगल कंडक्टिंग प्लेट के अपेक्षा जब हम पेयर ऑफ प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उस केसेस में इसका जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए क्लियर है, पहले क्यू डैश ही इसमें हम स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन जब ये एक पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट को यहाँ पर जब इसके पास हमने रखा तो यहाँ पे नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया और इस पॉजिटिव चार्ज को इसके बाहरी सरफेस को मैंने क्या किया, अर्थ कर दिया, तो केवल नेगेटिव चार्ज यहाँ रह गए और इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसके पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। और पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो फिर इसके पोटेंशियल को भी के बराबर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ और ज़्यादा चार्ज को इसमें स्टोर करना होगा, इसको देना पड़ेगा। तो यानी इससे पता क्या चला हमको कि पहले की अपेक्षा और चार्ज को स्टोर किया जा सकता है इसके वजह से। तो हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये लिख दें, ए कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, a capacitor works on the principle that the capacitance of a conductor increase appreciably when an earth conductor is brought near it। यानी ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब कभी भी किसी जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस जो होता है वो अप्रिशिएबली इंक्रीज कर जाता है जब हम इसी के नियर में कोई दूसरा हम लोग अर्थ कंडक्टर को इसके पास रखते हैं, तो इससे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना,
A capacitor works on the principle that the capacitance of a conductor increases appreciably when an earth conductor is brought near it. Okay? अब यहाँ पर देखिए कि ये कैपेसिटर, फिर तो अगेन मैं वो तो प्रिंसिपल समझा है। कैपेसिटर तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैपेसिटर क्या है। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ए कंडक्टर जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। वही डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे वो भरा हुआ रहता है। दो प्लेट का बना होता है इस तरह के। सिंपलेस्ट जो फॉर्म में कैपेसिटर का बता रहा हूँ, ये देखिए, ये दो पैरेलल प्लेट होते हैं इसमें, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे हुए रहते हैं। ठीक है ना? तो ये सिंपल मैं बता रहा हूँ। ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सी इक्वल टू क्या? क्यू इक्वल टू सी बी। तो सी इक्वल टू क्यू बाई बी ऑलरेडी यहाँ से देखे थे। क्यू इक्वल टू सी बी। सी को मैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहता हूँ, और यहाँ पे मैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बोलूँगा। सी इज द, और यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना है आपको, सी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। सी का मान याद रखिएगा क्यू और भी पे डिपेंड नहीं करता है। सी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो होता है वो क्यू और भी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कैपेसिटेंस सी डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट को याद रखिए। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर्स या कंडक्टर जो है वो उसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, सेपरेशन क्या है। शेप ऑफ द जो प्लेट है वो, सॉरी, जो हम कंडक्टिंग जो ले रहे हैं, कंडक्टर्स जो ले रहे हैं, उसका शेप कैसा है, उसके साइज क्या है, वो दो प्लेट जब इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उसके बीच का जो है डिस्टेंस क्या है। तो शेप, साइज, सेपरेशन, इन सब बातों पे वो डिपेंड करता है ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंसुलेटर फील्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स। इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो आप इंसुलेटर भर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक जो फील कर रहे हो, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का सिंबल हमने दिखाया है। याद रखिएगा, केवल इस तरह का सिंबल अगर मैं इस्तेमाल करूँगा, ऐसा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका याद रखिएगा ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला होता है, यानी इसके जो भी कैपेसिटेंस होंगे वो फिक्स होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पैरेलल प्लेट बना के इस तरह का एक एरो या इसमें डाल देंगे तो इससे ये वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है, इसके कैपेसिटेंस वेरी कर सकता है। ओके, तो याद रखना है।